ट्रेन ससुराल। हल्की हल्की बारिश में रेलवे स्टेशन पर हर दिन की तरह मनीष अपना ब्रेड पकौड़े का ठेला लेकर खड़ा था और उसके आसपास के लोग छाते वाली टेबल पर खड़े होकर ब्रेड पकौड़े का आनंद ले रहे थे। थोड़ी लाल चटनी डालना, खत्म हो गई है। भाई साहब, मजा आ गया इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा खाकर। वैसे एक बात पूछनी थी, मैं अक्सर महीने 2 महीने में इस जगह आता रहता हूँ। यहाँ एक बूढ़ा आदमी जलेबियाँ बेचता था। मैं जब भी आता हूँ हमेशा उनकी जलेबी जरूर खाता हूँ, लेकिन आज उनका ठेला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 1-2 हफ्तों में ये रेलवे स्टेशन हमेशा के लिए बंद होने वाला है, इसलिए दुकानदार ठेले वाले नई जगह ढूंढ रहे हैं। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह हो तो बताना। बारिश का मौसम था, चारों तरफ जोरों की बारिश हो रही थी। ट्रेन से उतर रहा हर कोई शख्स इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए मनीष के ठेले पर आ रहा था। सुबह से शाम कब होने को आ जाती है मनीष को पता ही नहीं चलता। अब बारिश भी बंद हो जाती है। 10 मिनट और फिर 5 बजते ही गाड़ी आ जाएगी। कितना समय हो गया है मिले हुए। मैंने तो उसके पसंद के पनीर के ब्रेड पकौड़े भी बचा रखे हैं। अपने हाथों से खिलाऊंगा। मनीष बेसब्री से 5 बजने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी हाथों में सब्जियों की थैली लिए मनीष का बड़ा भाई सूरज मनीष के पास आता है। क्या बात है, आज तो लगभग तेरे ठेले के सारे ब्रेड पकौड़े बिक गए। बारिश की वजह से सेठ ने भी जल्दी छुट्टी दे दी। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी तो सोचा सब्जियां लेता चलो, तू भी साथ ही चल। नहीं भैया, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी थोड़े पकौड़े और बचे हैं, उन्हें बेचकर फिर मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। सूरज वहां से चला जाता है और कुछ ही मिनट में 5 भी बज जाते हैं। 5 बजते ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है, जिसके अंदर से लक्षिता नाम की लड़की अपनी दोस्त रिया और तारा के साथ बड़े बड़े बैग्स के साथ उतरती है। आज के बाद मैं तुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करूंगी। तूने कहा था कि ट्रेन के सफर में काफी मजा आता है। पूरे रास्ते तो चाय ले लो, भेलपूरी ले लो सुनते आई हूँ। मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। और क्या, यहाँ की सीट कितनी अनकंफर्टेबल है कि पूछो मत। मेरे तो बैक पेन शुरू हो गया। अरे यार, यही तो टाइम है लाइफ को एंजॉय करने का। फ्लाइट्स में कितनी शांति होती है। वहां तो हम ना ज्यादा तेज बात कर सकते हैं ना कोई मस्ती, लेकिन देखो ट्रेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। लक्षिता इतना बोल ही रही होती है कि तभी मनीष की नजर लक्षिता पर पड़ती है। वहीं लक्षिता भी मनीष को देखती है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अरे रिया, ये लक्षिता उस ब्रेड पकौड़े वाले को देखकर क्यों मुस्कुरा रही है? इसका कोई रिश्तेदार है क्या? देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। इससे पहले तारा और रिया लक्षिता से कुछ पूछते हैं। लक्षिता भागते हुए मनीष के पास आती है और उसके गले लग जाती है। ये देख रिया और तारा को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। आखिरकार तुम आ ही गई। पता है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसीलिए तो मैं ट्रेन से आई हूँ, ताकि जैसे ही शहर में कदम रखूं सबसे पहले तुमसे मिलूं। जानता हूं मैं। ये देखो, तुम्हें मेरे हाथ के बने हुए पनीर के ब्रेड पकौड़े पसंद है ना? खास तौर पर तुम्हारे लिए बचा के रखे हैं। अभी इन्हें गर्म कर देता हूँ। मनीष, तुम्हें याद था? पता है इस बारिश के मौसम में मैं तुम्हारे हाथ के पकौड़ों को कितना मिस करती थी। अब जल्दी से गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े लगा दो, दोनों मिलकर खाएंगे। लक्षिता, ये सब क्या है? कहीं ये पकौड़े वाला तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम कोचिंग क्लास वाले मनीष हो ना, जो स्कूल टाइम पर हमारे साथ पढ़ता था? हाँ, सही कहा तुमने। मैं तुम लोगों के साथ ही कोचिंग पढ़ता था, लेकिन पिताजी का काम बंद होने के बाद मेरे और मेरे भाई की पढ़ाई का खर्चा उठाने वाला कोई भी नहीं था। माँ भी उस वक्त काफी बीमार थी, तो इसलिए हमने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर लिया। मनीष लक्षिता और उसकी सहेलियों को गर्मा गर्म चाय और ब्रेड पकौड़े खाने के लिए देता है। थोड़ी देर बाद लक्षिता की गाड़ी आ जाती है और अब तीनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर घर की ओर जाने लगती हैं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो उस गरीब ब्रेड पकौड़े वाले को कैसे डेट कर सकती है? तुझे याद नहीं कोचिंग में भी सब कैसे उसका मजाक उड़ाते थे? और अब तो वो रेलवे स्टेशन पर पकौड़े बेचता है। तो क्या हुआ यार, मैं तो मनीष को कोचिंग टाइम से ही पसंद करती हूँ, और अगर वो पकौड़े बेचता है तो उसमें क्या दिक्कत है? भीख तो नहीं मांग रहा, मेहनत करके पैसे तो कमाता ही है। ओह गॉड लक्षिता, इस प्यार ने तो तेरी आंखों पर पट्टी बांधी है। अरे ये कोई फिल्म का सीन नहीं है जहाँ कोई अमीर लड़की गरीब लड़के से प्यार करे और जिंदगी भर खुश रहे। ये रियल लाइफ है, समझी तू? लक्षिता को अपनी सहेलियों की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो घर पहुंचकर आराम करती है। अगले दिन भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्लान कैंसिल कर लक्षिता मनीष के साथ घूमने के लिए जाती है।
आए दिन लक्षिता और मनीष का यूं मिलना रिया और तारा दोनों को ही पसंद नहीं होता और वो दोनों लक्षिता की पीठ पीछे उसके घर जाती हैं और उसके माता पिता को सारी बात बता देती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लक्षिता और मनीष पार्क में बैठे थे। मनीष 4 बज गए हैं, मौसम भी अब बदल रहा है, लगता है जोरों की बारिश शुरू होने वाली। मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए। ऐसी बारिश में तो भीगने का मजा ही कुछ और है। तुम्हें याद है ना कोचिंग टाइम पर हम किस तरह क्लासेस बंक करके भीगते थे? हाँ, लेकिन उस वक्त हम बच्चे थे और अब बड़े हो गए। चलो मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। लक्षिता अपने घर के लिए निकल जाती है तो वहीं मनीष भी थोड़ी देर में ही अपने घर पहुंच जाता है जहां सब बैठे थे। चाचू आ गए, चाचू आ गए, चाचू मैं चॉकलेट लेकर आए। बेटा चॉकलेट बाद में खाना, पहले मुझे तुम्हारे चाचू से कुछ बात करनी है। तुम बाहर जाओ। देवर जी आप यहाँ आकर बैठो। तो क्यों देवर जी, क्या चक्कर चल रहा है आपका आजकल? ठेला भी नहीं लगा रहे हो, पूरा दिन बाहर रहते हो और जब घर आते हो तो चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। सच सच बताओ, मेरी देवरानी लाने की तैयारी चल रही है ना? अरे भाभी आप भी ना कुछ भी सोचती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरी भाभी जो सोच रही हैं सच सोच रही हैं। शादी से पहले मैं भी तो यही सब करता था। अब बता कौन है वो लड़की? अपने घर वालों के पूछने पर मनीष उन्हें लक्षिता के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो खुश तो होते हैं लेकिन लक्षिता के इतने अमीर परिवार होने की वजह से उन सबको थोड़ी फिक्र भी सताती है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन क्या लक्षिता के माँ बाप तुम्हारी शादी के लिए मानेंगे? लक्षिता के माँ बाप काफी अच्छे हैं, वो लक्षिता से बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो शादी के लिए इनकार करेंगे। माँ जी, देवर जी की बातों से लग रहा है कि वो तो प्यार में पूरे डूब गए हैं। वैसे तो हमारे यहाँ शादियाँ सर्दियों में होती हैं, लेकिन देवर जी को देखकर लग रहा है कि वो तो इस बारिश के मौसम में ही शादी कर लेंगे। जहाँ एक तरफ मनीष के घर में सभी काफी खुश थे तो वहीं लक्षिता जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो लक्षिता के पिता उस पर हाथ उठा देते हैं। आप क्या कर रहे हैं? जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है क्या? अरे ये जो हमारे मुंह पर कालिक पोत रही है उसका क्या? तुझे शर्म नहीं आई एक ठेले वाले के साथ चक्कर चलाते हुए? वो तो अच्छा हुआ कि तारा रिया ने हमें सब कुछ बता दिया। अच्छा हुआ पापा आपको सब पता चल गया, वरना मैं आपको खुद बताने वाली थी। मैं मनीष से बहुत प्यार करती हूँ। अब वो एक ठेले वाला हो या कोई बिजनेसमैन, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मनीष से, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी। भूल मत तेरा बाप हूं मैं। जिद पर आ गया तो दुनिया को आग लगा दूंगा। लक्षिता का फोन छीनकर राजीव उसे कमरे में बंद कर देता है। वहीं अगली शाम मनीष हर रोज की तरह रेलवे स्टेशन पर चाय पकौड़े बेचते हुए लक्षिता का इंतजार कर रहा होता है। अरे आज तो 5:30 हो गए और लक्षिता भी अभी तक नहीं आई। लगता है बारिश की वजह से रास्ते में कहीं फंसी होगी। जैसे ही आएगी उसे अपनी माँ के हाथों का हलवा खिलाऊंगा। खास तौर पर माँ ने लक्षिता के लिए भेजा है। तभी पीछे से कुछ गुंडे आते हैं और मनीष को घेर लेते हैं। बड़ा शौक है ना अमीर घर की लड़कियों को हलवा खिलाने का। अरे कौन हो तुम लोग और इससे तुम्हें क्या मतलब? अभी बताते हैं कौन है हम। राजीव मनीष को मारने के लिए कुछ गुंडे भेजता है। वो सभी गुंडे मिलकर मनीष का ठेला और सामान तोड़ देते हैं और उसके बाद मनीष की काफी पिटाई करते हैं। थोड़ी देर में वहां पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर वो गुंडे भाग जाते हैं। आसपास के दुकानों के लोग मनीष को जल्दी से अस्पताल ले जाकर पट्टी करवाते हैं, जिसके बाद वो सब मनीष को घर छोड़कर जाते हैं। मनीष की ऐसी हालत देखकर शोभा बहुत रोती है। कितना बेरहमी से मारा मेरे बेटे को। आखिरकार क्या कसूर था इसका कि इसने कमी लड़की से प्यार किया? मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। भगवान वो अमीर है, हम उनका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरी तरफ राजीव सारी बात लक्षिता के कमरे में जाकर उसको खुद बताता है, जिसे सुन। क्या मिला एक गरीब की रोजी रोटी छीनकर? आपने बहुत गलत किया है। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपको क्या लगता है ये सब करने से मेरा प्यार मनीष के लिए कम हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे ये तो बस शुरुआत है। अगले हफ्ते तेरी सगाई मैं अपने बिजनेसमैन के बेटे से करवा रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके उस गरीब का ख्याल दिमाग से निकाल दे। लक्षिता मनीष से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो 2 दिन के अंदर ही अपने घर से भाग जाती है और सीधा मनीष के घर आ जाती है। मनीष लक्षिता को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और वो दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसमें मनीष का परिवार भी उनका साथ देता है। और अगले दिन मनीष, हमने शादी तो कर ली, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है अगर पापा आ गए तो। अगर वो आ भी गए ना तो कुछ नहीं कर सकते। अब हमें कोई कानून या तुम्हारे पापा भी अलग नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ राजीव जल्द ही मनीष के घर का पता निकलवाता है और जैसे ही उसे पता
पता चलता है वो जेसीबी लेकर मनीष के घर जा पहुंचता है और सारे परिवार वाले घर के बाहर आते हैं। लक्षिता, ये तूने ठीक नहीं किया। क्या हमारे सारे समाज में तूने मेरी इज्जत उछाल दी है। अब देख मैं तेरे ससुराल वालों के साथ क्या करता हूँ। देखते ही देखते राजीव जेसीबी से मनीष का पूरा घर तोड़ देता है। देखा, इज्जत उछालने का नतीजा। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर राजीव वहां से चला जाता है। अपने आशियाने को इस तरह रेत की तरह मिट्टी में मिलता देख पूरा परिवार फूट फूट कर रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हमसे हमारी छत छिन जाएगी। माँ जी, संभालिए अपने आप को। इस तरह रोने का कोई फायदा नहीं है। जैसे तैसे कर सभी एक दूसरे को संभालते हैं और उस मलबे के अंदर से बचा हुआ सामान निकाल कर वहां से चले जाते हैं। ओहो, लाइट चली गई। पहले पुरानी मशीन बंद हो जाती और फिर मच्छर की वजह से बच्चा उठ जाता। लेकिन अब ये परेशानी नहीं। पुराने गुड नाइट के मुकाबले नया गुड नाइट बना है ऐसे एडवांस्ड फॉर्मूला से जो चले बिजली जाने के 2 घंटे बाद तक। नया गुड नाइट लिक्विड। चले जाते हैं। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। राधिका पेट से थी। राधिका को लेकर बारिश से बचने के लिए पूरा परिवार मंदिर में जाकर बैठ जाता है। मनीष, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि पापा इतनी नीच हरकत करेंगे, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। अगर तुम यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती। जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मुझे साक्षी बता रही थी कि घर में जो भी पैसे थे वो सब तुम्हारी दवाई में खर्च हो गए। तुम्हारा तो यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है क्या? कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम सब सुरक्षित रह सके और मेरे पापा हम तक ना पहुँचे? एक जगह है जहाँ तक कोई नहीं पहुँचेगा। चलिए सब मेरे साथ। मनीष अपने पूरे परिवार को उसी रेलवे स्टेशन लेकर जाता है जहां वो पकौड़े बेचता था। 2 दिन पहले सरकार ने उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया था, जिससे वहां लोगों का आना जाना भी बंद हो गया था। रेलवे ट्रैक पर कई सारी ट्रेन खड़ी थी जिन्हें देख। यहाँ पर काफी सारी ट्रेन हैं। इस बारिश के मौसम में सिर छुपाने के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं है। पूरा परिवार उन ट्रेन के पास जाता है और उसके दरवाजा को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। मनीष, जरा देख, दरवाजा नहीं खुल रहा है। भैया जी, इस ट्रेन का भी दरवाजा नहीं खुल रहा है। मनीष को सबसे पीछे एक पुराना ट्रेन का डिब्बा दिखता है जिसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन उसका दरवाजा खुला हुआ था, जिससे मनीष सभी को लेकर उसके अंदर जाता है। इस ट्रेन की हालत तो काफी ज्यादा खराब है। हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे? सारी ट्रेन बंद है, एक यही ट्रेन है जो खुली थी। सभी लोग अपने साथ लाया हुआ सामान अब सब एक तरफ रख देते हैं और सबसे पहले ट्रेन के अंदर से सफाई करने लगते हैं। लक्षिता ने आज से पहले घर का कोई काम नहीं किया था, जिससे उसे मामूली झाड़ू लगाने में भी दिक्कत आती है। लक्षिता, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी हालत में आपको मेरी वजह से क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है। आप सब लोग बेघर हो गए, मुझे माफ कर दीजिए। लक्षिता, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। प्यार का तो हर कोई दुश्मन है। तुम्हें पता है, मेरी और सूरज की शादी से मेरे परिवार वाले भी खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमें अपना लिया। राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है। लक्षिता, अब तुम इस परिवार की सदस्य हो। जो भी परेशानी आएगी उसका हम मिलकर सामना करेंगे, तुम बुरा मत मानो। अपने गरीब ससुराल वालों की बात सुनकर लक्षिता का दिल थोड़ा हल्का होता है। साफ सफाई के बाद अब शोभा ट्रेन के अंदर ही ईंट से एक चूल्हा बना लेती है, तो वहीं राधिका साक्षी मिलकर अपने साथ लाए बचे कुचे दाल चावल से सबके लिए खिचड़ी बना लेती है। लक्षिता, हमें पता है कि तुम्हें इस तरह के खाने की आदत नहीं है, लेकिन अभी किसी के पास पैसे नहीं है और राशन में भी बस यही दाल चावल ही बचे थे। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। रोज रोज फैंसी खाना खाकर मैं भी थक गई थी। कभी कभी इस तरह का हल्का खाना भी खा लेना चाहिए। और तो और ये तो चूल्हे पर बना है, तो इसका स्वाद तो होटल के शाही पनीर से भी ज्यादा अच्छा है। लक्षिता की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। खाना खाने के बाद शोभा अब ट्रेन की सीट पर चादर बिछाकर लक्षिता का बिस्तर तैयार कर देती है, जहां वो सोती है। बाकी लोग भी ट्रेन की सीटों पर सो जाते हैं, पर उस ट्रेन की सीट पर लक्षिता बार बार करवट बदलती है। ये सीट कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, इस पर तो मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ। लक्षिता सारी रात परेशान होती है, तो वहीं अगले दिन लगातार तेज बारिश की वजह से इस गरीब ससुराल के ट्रेन घर के अंदर पानी आने लगता है। तो वो ट्रेन की सारी खिड़कियां भी टूटी हुई थी, जिससे भी काफी पानी भर के अंदर आ रहा था। माँ देखो, हमारे ट्रेन घर के अंदर कितना सारा पानी आ गया। ये भगवान, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। क्या करें अब हम?
राधिका भाभी, आप सीट पर चढ़कर बैठ जाइए। इस तरह ऐसी हालत में पानी में रहना ठीक नहीं है। हम सब जब तक पानी बाहर निकालते हैं। पूरा परिवार जैसे तैसे करके बाल्टी और घर के बर्तनों की मदद से पानी बाहर निकालता है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से उनके लिए ये सब काफी मुश्किल होता जा रहा है। कई घंटे बाद जब बारिश रुकती है तो सारा पानी बाहर निकाल कर आखिर में लक्षिता पूरे ट्रेन घर में पोछा लगा देती है, जिसके बाद अब शोभा बैठकर सुई धागे की मदद से अपनी कुछ पुरानी साड़ी और कपड़ों से एक बिस्तर तैयार करती है, जिसे देख। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? ये बिस्तर किसके लिए बना रही हैं? तेरे लिए बहू। कल रात तू बार बार करवट बदल रही थी, तुझे इस तरह सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए मैं ये बिस्तर बना रही हूँ। काफी मुलायम है, इस पर तू आराम से सो सकती है। और भाभी, आपको इस तरफ भी सोने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस तरफ आराम से सोइएगा। लक्षिता की वजह से अपना घर छिन जाने के बावजूद भी लक्षिता के ससुराल वाले उसका काफी ध्यान रख रहे थे, जिससे लक्षिता मन ही मन काफी खुश थी। तो वहीं सूरज जिस फैक्ट्री में काम करता था, उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके राजीव सूरज को काम से निकाल देता है और अब दोनों भाइयों के पास कोई काम नहीं होता और दोनों भाई बारिश में भीगते हुए ट्रेन घर आते हैं, जहां खिचड़ी बनी थी और सब खा रहे थे। वो भी कपड़े बदल कर बैठता है। इतनी जगह काम ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी हमें काम नहीं मिल रहा। अब इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा लक्षिता? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप कहो तो मैं कहीं नौकरी ढूंढूं। मैंने काफी ज्यादा पढ़ाई की है, तो अच्छी खासी कंपनी में तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। सब खाना खाते हैं और अगले दिन लक्षिता कुछ कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। लक्षिता के पास नॉलेज तो काफी थी, लेकिन डिग्री न होने की वजह से लक्षिता को किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिलती। उसकी सारी डिग्री उसके मायके में जो थी। तो वहीं अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देखकर लक्षिता से रहा नहीं जाता और वो मजबूरन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना शुरू कर देती है। लक्षिता हर रोज की तरह अपनी मालकिन अंजलि के घर पर पोछा लगा रही थी कि तभी वहां अंजलि की दोस्त मनोरमा आती है। मनोरमा की नजर जैसे ही अपनी बेटी पर पड़ती है। अंजलि, ये लड़की कौन है? इसका नाम लक्षिता है। हफ्ते भर पहले ही हमने इसे काम पर रखा है। काफी अच्छा काम करती है घर का। अभी तुम्हें इसके हाथ की चाय पिलाती हूँ। लक्षिता अपनी माँ को देखकर काफी हैरान होती है, लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती और अपना सारा काम खत्म कर मालकिन से पैसे लेकर राशन की दुकान से सामान लेने के लिए जाती है। सामान लेकर लक्षिता घर जा रही होती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। भगवान, जिंदगी में और कितने दुख देखना बाकी रह गए हमारे। लक्षिता बारिश में भीगती हुई जैसे तैसे करके अपने ट्रेन ससुराल पहुंचती है। वहीं लक्षिता का पीछा करते हुए उसकी माँ भी आती है और सब देखते हैं और घर जाकर सोफे पर बैठकर काम कर रहे राजीव पर काफी गुस्सा करते हैं। छोटी सी गलती पर आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। पता है वो कहाँ रह रही है, क्या करती है? वो मरे या जिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। राजीव गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और अपनी बेटी की तस्वीर देखते हुए रोने लगता है। वहीं रोज रोज बारिश में आने जाने की वजह से लक्षिता की तबीयत काफी खराब हो जाती है। आज भी लक्षिता जब काम से अपने ट्रेन ससुराल लौट रही होती है कि तभी ट्रेन के पास ही वो बेहोश हो जाती है। लक्षिता को देखकर उसके ससुराल वाले बाहर आते हैं। अरे लक्षिता को क्या हो गया भैया? कहीं से रिक्शा लेकर आइए। इस बारिश में तो काफी ज्यादा मुश्किल है। मनीष लक्षिता को गोद में उठाकर जाने लगता है कि तभी वहां राजीव गाड़ी लेकर आता है और अपनी बेटी की ऐसी हालत में देखकर कहता है, हे भगवान, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? जल्दी से इसे गाड़ी में लेकर आओ। राजीव जल्दी से गाड़ी में लक्षिता को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहीं लक्षिता के ससुराल वाले और माँ भी कुछ देर में हॉस्पिटल आ जाते हैं। चेकअप के बाद लक्षिता को जैसे ही होश आता है तो वो अपनी नजरों के सामने अपने पिता को पाती है। पापा, आप यहाँ? लक्षिता बेटा, मुझे माफ कर दे। अपने गुरूर के चलते अपनी नाजों से पाली हुई बेटी के साथ मैंने कितना बुरा किया। मैं तो बाप कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। मैं नहीं जानता था कि मेरी बेटी इस तरह के हालातों से गुजर रही है। उसे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है। तेरे साथ साथ मैंने इस परिवार के साथ भी काफी बुरा किया। भगवान तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हर बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कभी वो उनसे गुस्सा भी हो जाता है। हम में से कोई भी आपसे नाराज नहीं है और आपको हमसे माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों के साथ जो भी कुछ बुरा किया, अब मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। राजीव जल्दी एक अच्छी जगह पर अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों के लिए एक रहने लायक अच्छा घर बनाता है। साथ ही उनके रोजगार के लिए उन्हें 2-3 तरह के अलग अलग काम भी खोल कर देता है।
वहीं ये सब देखकर नाराज लक्षिता भी अपने पिता को दिल से माफ कर देती है। और अब लक्षिता ट्रेन घर को छोड़कर अपने ससुराल वालों के साथ नए घर में हंसी खुशी रहती है।